सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 2023। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसमें हम बात करेंगे आज अनुश्रुत साक्ष्य क्या होते हैं। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए अनुश्रुत जो साक्ष्य जो होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो बात है अनुश्रुत साक्ष्य क्या है, ठीक है। ये देखते हैं, यानी कि सुने सुनाई बात, उनको क्या बोलते हैं, अनुश्रुत साक्ष्य। तो सुनी सुनाई बातों को, जैसे आपने कोई बात सुन ली किसी से और उनको क्या बोलते हैं, अनुश्रुत साक्ष्य बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आकर कहे कि मैंने सुना है कि उस केंद्र के बदलने की वजह से 300 लोग वोट देने नहीं गए, ठीक है, तो यह अनुश्रुत साक्ष्य हुआ। उदाहरण क्या है, केंद्र का मतलब मतदान केंद्र है, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति आकर ये कह दे कि मैंने ये सुना है कि जब मतदाता जो केंद्र बदला है उसकी वजह से जो 300 लोग हैं वोट डालने नहीं गए, तो ये कौन सा साक्ष्य है, ये अनुश्रुत साक्ष्य, सुनी सुनाई बात है, ठीक है। न्यायालय का रुख क्या होगा इन पर, कोर्ट केवल सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं ले सकता, भाई ध्यान रखना। अगर ये साबित करना है कि केंद्र बदलने यानी कि मतदान केंद्र बदलने से चुनाव के परिणाम पर असर पड़ा है, तो कोर्ट को ठोस सबूत चाहिए। भाई केवल यह कह देना कि 300 लोग नहीं आए काफी नहीं, हो सकता कोई और को वजह भी हो उनकी आने की, नहीं आने की, क्योंकि जो गवाह यह कह रहा है कि उसने खुद तो नहीं गिना कि कौन आया है और कौन नहीं आया, इसलिए कोर्ट ने ऐसे साक्ष्यों को खारिज कर दिया। भाई तो अनुश्रुत जो साक्ष्य जो हैं वो खारिज कर दिए भाई, ठीक है। जो सुनी सुनाई बात जो होती है उन पर कोर्ट विश्वास नहीं नहीं करता, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अनुश्रुत साक्ष्य बोलते हैं। मौखिक साक्ष्य क्या है, मौखिक साक्ष्य पर भरोसा क्यों कम होता है, भाई ध्यान रखना। कानून कहता है कि किसी के कहे गए शब्दों को तुरंत सच नहीं मान लेना चाहिए। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। तो कानून कहता है मौखिक जो साक्ष्य है, किसी ने जो बात कही है उसके कहे गए शब्दों को तुरंत सच नहीं मान लेना चाहिए। इसके दो बड़े कारण हैं क्यों नहीं मानना चाहिए। पहला है हितबंध साक्ष्य, ठीक है। चुनाव के दौरान हर कोई किसी न किसी प्रत्याशी से जुड़ा होता है, ठीक है, तो वो खुद के हक की बात करेगा। कोई हारने वाले का समर्थक हो सकता है तो कोई जीतने वाले का समर्थक हो सकता है, सही बात है। ऐसे में लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोल सकते हैं भाई, या बढ़ा चढ़ाकर बात कह सकते हैं। इसलिए केवल जुबानी बातों पर किसी को भ्रष्ट ठहराना बहुत जोखिम भरा होता है, ठीक है। बात नंबर 2, दस्तावेजी समर्थन। अगर आप यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है या भ्रष्ट तरीके से अपनाए गए हैं, ठीक है, यानी कि भ्रष्ट तरीके अपनाए गए चुनाव में, तो सिर्फ मौखिक बातों से काम नहीं चलेगा। आपके पास दस्तावेज जैसे वोटर लिस्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई लिखित शिकायत आदि होनी चाहिए भाई, जिन्हें जुठलाया न जा सके, ठीक है। तो ये माना गया न्यायालय ने कि जो मौखिक साक्ष्य जो है वो हो सकता है अपने प्रत्याशी को, यानी कि हितबंध जो साक्षी हो कोई और उसने झूठ फैला दी हो, इसलिए इसको क्या है, साक्ष्य को ज्यादा माना नहीं जाता, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, जैसे वोटर लिस्ट होनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई लिखित शिकायत होनी चाहिए जिन्हें जुठलाया न जा सके, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। कोर्ट में सच को साबित करने का पैमाना कैसा होता है। कोई भी केस है उसमें कोर्ट में सच को साबित करने के लिए उसका पैमाना क्या है, कैसे सच को साबित किया जाता है। सिविल और क्रिमिनल केस में देखते हैं। सिविल केस में कोर्ट किसी बात को कैसे साबित मान सकता है, ये भाई तो सिविल केस में कोर्ट किसी बात को संभावना का सिद्धांत पर मानता है। अगर संभावना है, जितनी ज्यादा संभावना होगी उतना केस मजबूत होगा। सिविल केस जैसे जमीन जायदाद का विवाद, पैसे का लेन देन में जज साहब यह नहीं देखते कि क्या बात 100% साबित हो गई, तो इसमें ये नहीं देखा जाता। तो वे ये देखते हैं कि किसकी बात ज्यादा वजनदार है या सही लग रही है।
हमने कल बात की थी कि एक तराजू होता है सिविल केस में, दोनों की बात रख दी जाती है, जिसकी बात में ज्यादा वजन होता है उसी की तरफ फैसला दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100% साबित करने की जरूरत नहीं है सिविल के केस में। उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए अ और ब के बीच जमीन को लेकर झगड़ा है भाई। ठीक है भाई, अगर अ के पास ऐसे सबूत हैं जिनसे यह 60% उम्मीद है कि जमीन उसकी है, किसकी, अ की, और ब के पास केवल 40% सबूत है, तो कोर्ट अब अ के हक में फैसला दे देगा कि जमीन किसकी है भाई, अ की है। सिविल केस में किसी बात के सच होने की संभावना ज्यादा है भाई। ठीक है, बस इतना ही काफी है भाई। ठीक है, अब क्रिमिनल केस जो होते हैं, दांडिक जो मामले होते हैं, उनमें संदेह से परे आपको सिद्ध करना होता है। जज साहब को कोई 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो अपराधी है इसने अपराध नहीं किया। ठीक है, संदेह से परे आपको साबित करना होता है। क्रिमिनल केस जैसे हत्या, चोरी, धोखाधड़ी बहुत गंभीर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को जेल हो सकती है आजादी से संबंधित, या उसकी आजादी छीन सकती है भाई। यहां सबूत का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, क्रिमिनल केस में कोर्ट तब तक किसी को दोषी नहीं मानेगा जब तक अभियोजन पक्ष यानी कि सरकारी वकील या पुलिस यह साबित न कर दे कि यह अपराध उस व्यक्ति ने ही किया है, और वो संदेह से परे हो। संदेह नहीं होना चाहिए, जज साहब को थोड़ा भी दिमाग ये बोले सबूत देखते ही कि हाँ इसी ने किया है। युक्तियुक्त संदेह क्या है भाई? अगर जज साहब के मन में जरा सा भी तार्किक संदेह रह गया कि हो सकता है यह उसने न किया हो, तो कानून का नियम यह कहता है कि 100 दोषी छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए ऐसे में आरोपी को बरी कर दिया जाता है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो कोर्ट में दोनों केस ऐसे चलते हैं भाई, इस पैमाने पर तोले जाते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। कानून की भाषा में 3 सिद्धांत साक्ष्य की नींव है भाई। कौन कौन से 3 सिद्धांत साक्ष्य की नींव है, आइए देखते हैं। साक्ष्य का दायरा भाई, पहली बात सिद्धांत क्या है? साक्ष्य केवल उसी बात पर होनी चाहिए जो विवाद का मुख्य कारण है। तो पहली बात तो यह है साक्ष्य का दायरा। तो 3 सिद्धांत साक्ष्य की नींव है। तो साक्ष्य वही उसी के लिए होना चाहिए जो मामला है, यह नहीं कि साक्ष्य कैसा उठा के लिया है, मामला कैसा है। कोर्ट में फालतू की बातें नहीं चल सकती। मान लीजिए किसी केस में चोरी का इल्जाम है, तो वकील साहब को सिर्फ यह बताना होगा कि चोरी कैसे हुई, किसने की, कब की हुई। ठीक है, वकील साहब यह नहीं कह सकते कि आरोपी का स्वभाव कैसा है या वह बचपन में कैसा था। ठीक है, तो साक्ष्य वही होने चाहिए। साक्ष्य का दायरा क्या है? साक्ष्य उसी से संबंधित होना चाहिए जो मामला है। ठीक है, बात नंबर 2, सिर्फ वही सबूत दो जो केस से जुड़े हों। इधर उधर की बातें सुनने में कोर्ट का समय खराब नहीं किया जा सकता। बात नंबर 2 क्या है? सुनी सुनाई बातों पर रोक। ठीक है, अनुश्रुत साक्ष्य जैसी सुनी सुनाई बातों को कोर्ट सबूत नहीं मानता भाई, ये हमने पहले भी देख लिया। ये सिद्धांत नंबर 2। ठीक है, जिसने अपनी आंखों से घटना देखी हो उसी की गवाही को महत्व दिया जाता है। अगर कोई कहे कि राम ने मुझे बताया कि उसने श्याम को चोरी करते देखा, तो यह हैर सी है भाई। ठीक है, राम ने खुद नहीं देखा तो कोर्ट इसे साक्ष्य नहीं मानेगा भाई, ध्यान रखना। देखा सुना सबूत यानी कि प्रत्येक साक्ष्य ही चलेगा, कहा सुना नहीं मान्य है भाई कोर्ट। बात नंबर 3, तीसरा सिद्धांत क्या है? बेस्ट एविडेंस का नियम भाई। ठीक है, यानी कि अच्छे सबूतों का नियम क्या है? कोर्ट हमेशा सबसे पक्के सबूत की मांग करता है। ठीक है, अगर किसी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है तो कोर्ट गवाह के मौखिक बयानों से ज्यादा उस वीडियो को क्या देगा? प्राथमिकता देगा। ठीक है, या अगर किसी जमीन या मालिकाना हक साबित करना है तो उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री ही सबसे बड़ा सबूत है। उसकी फोटोकॉपी या किसी का मौखिक कहना नहीं भाई। ठीक है,
तो ओरिजिनल रजिस्ट्री क्या इसमें मान्य है। तो सबसे बेस्ट सबूत होने चाहिए, बेस्ट सबूत का नियम है। तो ये 3 सिद्धांत थे। अगर सबसे पक्का सबूत आपके पास मौजूद है तो उसे ही पेश करना होगा। कमजोर या दोयम दर्जे के सबूत तब तक नहीं लिए जाते जब तक पक्का सबूत उपलब्ध हो। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये 3 क्या, साक्ष्य का दायरा कहां तक है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं, बेस्ट एविडेंस चाहिए किसी भी केस को क्या है प्रेजेंट करने के लिए। 3 सिद्धांत साक्ष्य की नींव है भाई। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया भाई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो पहला नियम यहाँ पे क्या बोलता है, आप यह बहस नहीं करेंगे कि ड्राइवर ने सुबह क्या नाश्ता किया था भाई। आप वही बात करेंगे जो केस से संबंधित है भाई। आप सिर्फ यह बात करेंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, यह नहीं कि ड्राइवर ने क्या खाया था। ठीक है, बात नंबर 2। दूसरा नियम क्या बोलता है, आप यह नहीं कहेंगे कि मेरे पड़ोसी ने बताया कि उसने सुना है कि ड्राइवर तेज था। ठीक है, यानी कि ड्राइवर की जो रफ्तार, गाड़ी की जो रफ्तार थी वो तेज थी। आप उसी व्यक्ति को लाएंगे जिसने वास्तव में एक्सीडेंट होते हुए देखा। ठीक है, नियम नंबर 3, अगर एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज है या वीडियो है तो वह सबसे बड़ा सबूत है। उसे छुपाकर किसी गवाह की सुनी सुनाई बातों पर जोर नहीं दिया जाए। ठीक है, ध्यान रखना, ये 3 सिद्धांत हैं किसी भी साक्ष्य के नियम के। इन 3 सिद्धांतों पर साक्ष्य की नींव खड़ी होती है। साक्ष्य का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, उसको परखा कैसे जाएगा, वह प्रक्रिया जिसके जरिए जज साहब यह फैसला लेते हैं कि कौन सा सबूत कितना भरोसेमंद है भाई, और क्या वह केस जीतने या सजा देने के लिए काफी है। तो साक्ष्य का मूल्यांकन कैसे होगा, जज साहब का काम क्या है भैया, ये देखते हैं। तराजू लेकर बैठना। तो जज साहब क्या है, अपने विवेक से तराजू लेके बैठे। जब कोर्ट में गवाह आते हैं तो दस्तावेज पेश किए जाते हैं, तो जज साहब उन्हें आंख बंद करके सच नहीं मान लेते। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन दस्तावेजों का मूल्यांकन करते हैं। वे मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन का मतलब यानी कि तोलते हैं कि किस साक्ष्य, कौन सा साक्ष्य भारी है और कौन सा केस से संबंधित है। क्या गवाह सच बोल रहा है, क्या दस्तावेज असली है, क्या गवाह का कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है इस मामले में। ठीक है, सभी बातें जज साहब तोलते हैं। आइए आगे चर्चा करें। अलग अलग केस के लिए तराजू का वजन अलग अलग है भाई। ठीक है, तो सिविल केस में हमने बताया संभावना जिसकी ज्यादा होती है उसकी तरफ फैसला दे दिया जाता है, लेकिन क्रिमिनल जो केस है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें संदेह से परे आपको साबित करना होता है कि किसी ने यह अपराध किया। ठीक है, आपने जो 2 उदाहरण दिए उसमें सबूत का स्तर अलग अलग होता है। क्रिमिनल केस में देखते हैं दोषी और सजा में। तो क्रिमिनल केस का क्या मतलब है, यहां जज को बहुत सख्त होना पड़ता है। जज साहब खुद से पूछते हैं क्या सबूत इतने पक्के हैं कि अपराधी के बेगुनाही होने की कोई गुंजाइश नहीं भाई। ठीक है, अगर तनिक भी संदेह है तो अपराधी को बरी कर दिया जाता है भाई, ताकि तराजू बहुत भारी है। ठीक है, तो संदेह नहीं होना चाहिए अपराधी केस में भाई, क्रिमिनल केस में। सिविल केस में क्या होता है, अधिकार और मुआवजा। यहाँ जज साहब यह देखते हैं कि किसके पक्ष में पलड़ा ज्यादा झुका है भाई। अगर वादी यह साबित कर दे कि मेरे हक में फैसला होने की संभावना 51% है या उससे ज्यादा है तो केस जीत जाता है, सीधी बात है। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम के तहत सब एक ही जगह है भाई। साक्ष्य अधिनियम के तहत सब एक ही जगह है। क्या है भैया, मतलब कानून की किताब में ये सारी बातें एक ही छत के नीचे आती हैं। साक्ष्य का मूल्यांकन यानी साक्ष्य पेश करना यानी कि पेशी, फिर यह देखना कि वह साक्ष्य कानून के नियमों जैसे सुनी सुनाई बातें न हो के हिसाब से है या नहीं भाई, फिर उसे तोलना कि वह केस को साबित करने के लिए काफी है या नहीं। ठीक है, तो यह साक्ष्य अधिनियम के तहत सब एक जगह ही है। उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक जज साहब के सामने 2 अलग अलग राजू रखे हैं। क्रिमिनल
क्रिमिनल तराजू क्या बोलता है? इसमें सबूतों का ढेर इतना ऊंचा होना चाहिए कि संदेह की सारी जगह पर जाए भाई। अगर थोड़ा सा भी खालीपन संदेह रहा तो फैसला अपराधी के हक में जाएगा, बरी हो जाएगा भाई अपराधी। लेकिन जो सिविल केस जो है, सिविल केस का जो तराजू है, इसमें बस इतना देखना है कि किस तरफ का वजन ज्यादा है। जिसका पलड़ा थोड़ा भी भारी हुआ, फैसला उसके हक में हो जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। सच्चाई तक पहुंचने के तरीके भाई। तो सच्चाई तक पहुंचने के तरीके, तो सच्चाई तक पहुंचने के तरीके में कैसे सच्चाई तक पहुंचा जाता है किसी केस में? जज साहब जब किसी गवाह या सबूत को तोलते हैं तो वे इन्हीं पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। कौन से पैमाने हो? अविवादित तथ्यों से संगति भाई। ठीक है, ये क्या है? अविवादित यानी कि जो विवाद में तथ्य नहीं है, जिन पर विवाद नहीं है। अविवादित तथ्यों से संगति भाई, इसका मतलब है जो बातें पहले से साबित हो चुकी हैं या जो सच मानी जा चुकी हैं, क्या गवाह की बात उनसे मेल खाती है? पहली बात तो ये देखते हुए। ठीक है, अगर पुलिस ने कहा कि एक्सीडेंट रात को 10 बजे हुआ और गवाह कह रहा है कि वह 10 बजे वहां था, तो यह संगति है भाई। ठीक है, विवादी तथ्य नहीं है, तो जज मान लेंगे हाँ दोनों सही है। लेकिन अगर गवाह कहे कि उसने एक्सीडेंट दोपहर में देखा, तो उसकी बात क्या हो गई? असंगत हो गई। जज साहब ऐसी बात को तुरंत खारिज कर देंगे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, बात नंबर 2, साक्षी गण की विश्वसनीयता भाई, कि साक्षी कितने क्या है? विश्वसनीय है, विश्वास लायक है। इसका मतलब है क्या गवाह भरोसे के काबिल हैं? जज साहब देखते हैं कि क्या गवाह का कोई निजी स्वार्थ तो नहीं है इस केस में, क्या उसे धमकी दी गई है, क्या वह पहले भी झूठ बोलने के लिए पकड़ा गया है। अगर गवाह का चरित्र बेदाग है और वह बिना किसी डर या लालच के बोल रहा है, तो वह क्या है? विश्वसनीय यानी कि विश्वास लायक है। ठीक है भाई, तो गवाह की विश्वसनीयता देखते हैं, अविवादित तथ्यों की संगति देखते हैं। बात नंबर 3 क्या देखते हैं किसी केस में सच्चाई तक पहुंचने का लिए? साक्षी का प्रदर्शन। इसका मतलब है गवाह कोर्ट में कैसा व्यवहार कर रहा है, तो ये भी जज साहब ध्यान में रखते हैं। कोर्ट में जज साहब देखते हैं कि गवाह का कॉन्फिडेंस कैसा है, क्या वह बहुत ज्यादा नर्वस है, क्या वह उलझन भरी बातें कर रहा है, क्या वह सवालों का सीधा जवाब दे रहा है या घुमा फिरा कर रहा है। यह गवाह के प्रदर्शन का हिस्सा है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, बात नंबर 4, उनके देखने या समझने की अक्षमता। इसका मतलब क्या है? क्या गवाह के पास घटना को सही से देखने के साधन थे। ठीक है, तो गवाह की देखने की और समझने की अक्षमता क्या थी? मान लीजिए अंधेरी रात में किसी ने चोरी देखी, तो कोर्ट पूछेगा क्या वहां इतनी रोशनी थी कि तुम पहचान सको? या अगर गवाह की नजर कमजोर है तो क्या उसने चश्मा पहना था? अगर देखने या समझने में ही कमी है तो गवाह का बयान कमजोर पड़ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चर्चा। साक्ष्य का वजन मायने रखता है, गिनती मायने नहीं रखती। तो साक्ष्य का वजन मायने रखता है, यहाँ पे गिनती नहीं कि कितने भी साक्ष्य हो, गिनती मायने नहीं रखती भाई। कोर्ट में यह मायने नहीं रखता कि आपने अपने पक्ष में 10 गवाह खड़े किए तो 10 गवाह मायने नहीं रखेंगे, उनका वजन मायने रखेगा।
या सिर्फ एक, मायने ये रखता है कि गवाह कितना सच बोल रहा है और उसका साक्ष्य कितना ठोस है। अगर 10 झूठ बोलने वाले गवाह एक तरफ हो और एक सच बोलने वाला गवाह दूसरी तरफ हो तो कानून एक गवाह की बात को ही मानेगा। गवाहों की भीड़ से केस नहीं जीता जाता भाई, ये ध्यान रखना, गवाहों की सच्चाई से केस जीता जाता है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 2 पे, घायल गवाह। अगर कोई घायल गवाह है तो घायल गवाह का विशेष महत्व क्या है, आइए देखते हैं। कानून एक घायल गवाह को बहुत विश्वसनीय मानता है भाई, ध्यान रखना भाई। अगर कोई गवाह घायल है तो उसको बहुत विश्वसनीय मानता है कानून। क्यों मानता है? अगर किसी गवाह को खुद चोट लगी है तो उसका कोर्ट में होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वह उस वक्त उस समय वहां मौजूद था। वह भला क्यों झूठ बोलेगा और असली अपराधी को छोड़कर किसी निर्दोष को क्यों फंसाएगा। ठीक है, तो घायल जो गवाह है उसका तर्क बहुत विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि वह उस समय मौजूद था तभी तो वो घायल हुआ, और किसी असली अपराधी को छोड़कर निर्दोष को क्यों फंसाएगा वो। निष्कर्ष देखते हैं। अगर कोई घायल गवाह बयान दे रहा है और उसकी चोट यह बताती है कि उसे वैसा ही नुकसान पहुंचा है जैसा वह बता रहा है, तो कोर्ट उसकी बात पर बिना किसी और सबूत के भी भरोसा कर सकता है। ध्यान रखना। अब बात करते हैं मेडिकल रिपोर्ट, चिकित्सीय साक्ष्य का समर्थन। अगर गवाह की बात मेडिकल रिपोर्ट यानी कि डॉक्टर की रिपोर्ट से मेल खाती है तो वह गवाही क्या है भाई, जिसे काटा न जा सके, काटे गवाह, काटे गवाही है भाई, काटे बोलते हैं इसको, जिसकी काट नहीं है कोई। ठीक है, अगर मेडिकल की रिपोर्ट और गवाह की गवाही मेल खा जाती है तो इसको काटे गवाही बोलते हैं, जिसे काटा न जा सके भाई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। गवाह कहे कि मुझे डंडे से मारा गया और डॉक्टर की रिपोर्ट भी कहे कि शरीर पर डंडे के निशान हैं, तो यह मेल जज के लिए सबसे पक्का सबूत है। ध्यान रखना। ठीक है, बात नंबर 2। बात नंबर 4, रिश्तेदार होने से गवाही झूठी नहीं होती। अगर कोई घटना घट गई तो उसमें गवाह रिश्तेदार है तो गवाही झूठी नहीं मानी जाएगी। ध्यान रखना। अक्सर बचाव पक्ष के वकील यह दलील देते हैं कि गवाह मृतक का भाई है, इसलिए वह झूठ बोल रहा है। कानून इसे नहीं मानता भाई, ध्यान रखना। नियम क्या है? नियम क्या है? सिर्फ इसलिए कि गवाह पीड़ित का रिश्तेदार है उसकी गवाही को अमान्य नहीं किया जा सकता। ध्यान रखना। अगर उसकी गवाही तार्किक है, मेडिकल रिपोर्ट से मेल खाती है और वह घायल है तो उसका भाई होना उसकी क्या है, गवाही की ताकत को कम नहीं करता। ये ध्यान रखना, वो गवाही मानी जाएगी। ठीक है, तो वहां पे था तो उसकी इसीलिए तो वो गवाही देगा। ठीक है, तो ये नहीं है कि कोई रिश्तेदार है तो उसकी गवाही मानी नहीं जाएगी, मानी जाएगी। ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा। अब बात करते हैं हम, जज साहब के लिए यह सबसे मुश्किल काम होता है कि वह एक गवाह पर कितना भरोसा करे। तो जज साहब के लिए यह बहुत मुश्किल काम होता है कि किसी गवाह पर वो कितना भरोसा करे। इसे 3 भागों में समझते हैं, 3 हिस्सों में समझते हैं भाई। आइए देखते हैं। झूठ या सच का मिश्रण भाई। ठीक है, पुराने समय में एक कहावत थी कि जो एक बात में झूठ वह सब बात में झूठ हुई। ठीक है, तो पुराने समय में ये कहावत थी। तो और जज साहब कैसे पता करें और किसी गवाह पर कितना भरोसा करें, ये मुश्किल होता है जज साहब के लिए। लेकिन क्या है, पुराने समय में एक कहावत थी, जो एक बात में झूठ वह सब बात में झूठ हुई। लेकिन भारतीय कानून कहता है कि ऐसा कोई मशीन या यंत्रवत नियम नहीं है भाई। ठीक है, ये पहले का क्या थी, वो कहावत थी भाई, सुनी सुनाई अनुश्रुत बात थी कि एक बात में झूठ तो सब बातों में झूठ। लेकिन भारतीय कानून कहता है कि ये कोई मशीनी या यंत्रवत नियम नहीं है भाई। ठीक है,
कि एक बात अगर झूठ हो गई तो सभी बातें झूठ होंगी। तो कानून क्या कहता है, अगर कोई गवाह 10 बातें कह रहा है और उसमें से 2 बातें गलती या झूठी निकल गई, तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी की 8 बातें भी गलत हो गई। ठीक है, तो कानून ये कहता है कि ये नहीं कि किसी ने 10 बातें बोली, 10 में से 2 झूठ निकल गई, तो ये नहीं है कि बाकी की 8 बातें भी झूठ हो गई। ठीक है, ये नहीं है भाई। ठीक है, जज साहब का काम क्या है भाई, अभी यहाँ पे जज साहब को एक सुनार की तरह होना चाहिए भाई। उन्हें पूरे बयान को फेंकने के बजाय उसमें से सत्य को मिट्टी झूठ से अलग करना चाहिए। ठीक है, जज साहब को यह देखना होता है कि क्या गवाह ने कुछ हिस्सा सच बोला है जिसे बाकी सबूत से साबित किया जा सकता है। तो जज साहब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर किसी ने 10 बात बोली, 10 में से अगर 2 झूठ निकल गई तो 8 क्या है, वो सोने जैसी बातें हैं। ठीक है, तो 2 बातें जो मिट्टी थी उनको क्या किया, मिट्टी को अलग कर दिया, और जो 8 बातें जो सच थी, जो क्या सबूतों से साबित की जा सकती हैं, उनको क्या है, रख लिया भाई। ठीक है, ये नहीं कि सभी को क्या कर दिया, किसी ने 2 बात झूठी बोल दी तो सभी क्या है, झूठी है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पक्षद्रोही साक्ष्य का मतलब क्या है भाई, पक्षद्रोही या होस्टाइल गवाह वह है जो अपनी ही पार्टी जिसने उसे बुलाया था के खिलाफ जाकर बोलने लगे या बदल जाए। अब कई बार क्या होता है, होस्टाइल गवाह किसको बोलते हैं, यानी कि एक कोई पार्टी है और वही अपने पक्ष में एक गवाह को लेके आई है। ठीक है, और वो गवाह उस ए पार्टी के विपक्ष में बोल जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पक्षद्रोही गवाह बोलते हैं। ठीक है, होस्टाइल गवाह बोलते हैं इसको। अहम बात क्या है इनकी, केवल इसलिए कि गवाह पलट गया उसका पूरा बयान खारिज नहीं किया जा सकता भाई, ध्यान रखना। ठीक है, न्यायालय का रुख, जज साहब उस बयान के उस हिस्से पर भरोसा कर सकते हैं जो बाकी विश्वसनीय गवाहों या मेडिकल रिपोर्ट दस्तावेजों से पुष्टि होता है। यानी अगर गवाह बदल भी गया, ठीक है, अपनी जो गवाही दी थी उससे बदल भी गया, लेकिन उसकी कही हुई किसी बात का समर्थन बाकी पक्के सबूत कर रहे हैं, तो जज साहब उस हिस्से को सच मान लेंगे। ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए भाई, एक मर्डर का केस था, मर्डर के केस में गवाह था भाई। ठीक है, एक मर्डर केस में गवाह कहता है कि क्या कहता है, मैंने देखा कि आरोपी ने चाकू मारा भाई। ठीक है भाई, गवाह बोल दिया कि मैंने देखा कि आरोपी ने चाकू मारा, यह हिस्सा सच हो सकता है भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिपोर्ट बोल रही थी कि चाकू से ही मारा गया। मैंने यह भी देखा कि, दूसरी बात उसने बोली कि मैंने यह भी देखा कि उस समय चांद पर बारिश हो रही थी। यह सरासर झूठ है। ठीक है, अगर जज साहब इसे यंत्रवत नियम से देखें तो गवाह झूठा है। ठीक है, तो वे पूरा केस ही खत्म कर देंगे। लेकिन कानून कहता है कि जज साहब को यह देखना चाहिए कि चाकू मारने वाली बात का समर्थन क्या बाकी सबूतों जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट ने किया है। अगर डॉक्टर की रिपोर्ट भी ये बोलती कि चाकू से मारा गया तो ये बात तो सच्ची है, ये बात तो सच बोली। अगर हाँ, तो जज साहब उस हिस्से को सच मानकर सजा सुना सकते हैं, भले ही गवाह की बाकी बातें बकवास होंगी। ठीक है, अगर पलट भी जाए कोई गवाह तो जो बाकी सबूतों से अगर उसकी कोई बात मेल खाती है तो उसको जज साहब सही मान लेते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। जज साहब के काम को आप एक मूर्तिकार की तरह समझ सकते हैं। तो जज साहब जो काम करते हैं वो मूर्तिकार की तरह काम करते हैं। ठीक है, जिसे पत्थर यानी कि साक्षी के बयान से मूर्ति यानी कि सच्चाई तराशनी है, यानी कि साक्षी के बयान से सच्चाई तराशनी है, तो एक मूर्तिकार की तरह जज काम करते हैं जज साहब भाई। ठीक है, 4 बिंदुओं को समझते हैं। कड़ियां जड़ना भाई, ये कड़ाई जड़ना पहली बात है। अतिशयोक्ति का भय भाई, तो पहला है कड़ाई जड़ना यानी कि अतिशयोक्ति का भय।
साक्षी अक्सर डरते हैं कि अगर मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा तो शायद कोर्ट मेरी बात पर यकीन न करे, इसीलिए वह सच के साथ साथ थोड़ी बहुत कल्पना या मसाला यानी कि कड़ाई जोड़ देते हैं। ठीक है भाई। नियम क्या बोलता है? कानून कहता है कि सिर्फ इस मसाले की वजह से पूरे बयान को कूड़ा या झूठ मानकर बाहर नहीं फेंकना चाहिए भाई। ठीक है। जज साहब को उस बाहरी सजावट को हटाकर अंदर छिपे हुए असली सच तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो ये भाई। तो जो वो मसाला जोड़ा गया है, बढ़ा चढ़ा के बात की गई, तो बढ़ा चढ़ा के जो बात की गई उसको हटा देना चाहिए और असली जो सच जो है उसको जानना चाहिए। बात नंबर 2, मानवीय सीमाएं, इंसानी भूल। कानून यह मानता है कि इंसान रोबोट नहीं है। किसी घटना को सुनने, देखने और याद रखने की शक्ति हर इंसान में अलग अलग और अपूर्ण होती है भाई। ये भी बात सही है। अगर कोई गवाह कहे कि मैंने नीली शर्ट वाला आदमी देखा और बाद में पता चला कि वह गहरी नीली थी, तो यह कोई बड़ा सबूत, बड़ा झूठ नहीं है भाई। ठीक है। यह एक मानवीय भूल है। जज साहब को साक्ष्यों को तोलते समय यह याद रखना चाहिए कि इंसान याददाश्त में थोड़ी बड़ी गलतियां कर सकता है, यानी कि याददाश्त में थोड़ी बड़ी गलतियां कर सकता है इंसान। ठीक है। बात नंबर 3, जज साहब की दोहरी जिम्मेदारी क्या है भैया? जज साहब का काम सिर्फ आरोपी को बचाना नहीं, जज साहब को तराजू के 2 पलड़े संभालने हैं भाई। ठीक है। आरोपी को बचाना नहीं, क्या है? तराजू के 2 पलड़े संभालने हैं जज साहब। पहला भाई, किसी बेगुनाह को सजा न हो। तो पहला पलड़ा क्या बोलता है? किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पलड़ा बोलता है कोई असली दोषी सजा से बचकर न निकल जाए। ठीक है। ये दोनों बातें कानून की नजर में बरकरार हैं। अगर जज साहब केवल छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर गवाहों को झूठ कह देंगे तो अपराधी फायदा उठाकर छूट जाएगा। यह समाज के साथ अन्याय होगा। ठीक है। तो पहली बात तो ये वो देखेंगे किसी बेगुनाह को सजा नहीं हो, और दूसरी बात यह है कि कोई असली दोषी सजा से बचकर नहीं निकल जाए। आगे चर्चा करते हैं। सत्य के घेरे में पहुंचना भाई। ठीक है। बात नंबर 4, जज साहब का मुख्य उद्देश्य है सत्य यानी कि सच जानना, सत्य के घेरे तक पहुंचना भाई। उदाहरण देखते हैं। अगर मर्डर केस में गवाह यह कहे कि मैंने हत्या होते देखी, यह मुख्य सत्य है भाई। ठीक है भाई। देखिए, और साथ में कहे कि हत्या के वक्त यानी कि समय आसमान में बिजली कड़की थी, भले ही उस समय बिजली न कड़की हो, तो जज साहब को बिजली वाली बात छोड़कर हत्या वाली बात पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि वो उसी बात पर पड़ जाए बिजली कड़की थी या नहीं कड़की थी। ठीक है। छोटी बातें वर्षित मुख्य घटना भाई। कोर्ट का मानना है कि अगर गवाह मुख्य बात पर टिके हैं, जैसे मैंने हत्या होते देखी या मैंने उसे मारते देखा, तो छोटी मोटी बातों से तालमेल न बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ध्यान रखना। ठीक है। अगर एक गवाह कहे कि हम साथ गए थे और दूसरा कहे कि हम अलग अलग समय पर गए थे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि वे उस जगह पर मौजूद थे और उन्होंने घटना को घटते हुए देखा। छोटी छोटी बातों का याद न रखना या उसमें मतभेद होना स्वाभाविक है भाई। ध्यान रखना। तो छोटी बातें वर्सेस मुख्य बातें, तो छोटी बातों को ज्यादा मायने नहीं रखा जाता। ठीक है। बात नंबर 2, इंसानी याददाश्त की सीमा। घटना के बहुत समय बाद जब गवाह कोर्ट में बयान देते हैं तो छोटी मोटी बातें इधर उधर हो जाती हैं भाई। ठीक है। घटना के जो समय कई बार बहुत लंबे केस आते हैं, खच गवाहों को बुलाया जाता है तो बहुत लंबे केस कर जाते हैं, तो याददाश्त के कारण छोटी मोटी बातें इधर उधर हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब नियम क्या है यहाँ पे कानून का? न्यायाधीश को यह याद रखना चाहिए कि गवाह कोई कैमरा नहीं है। ठीक है। कि वे हर एक सेकंड की रिकॉर्डिंग को रट कर बैठे भाई। ठीक है। समय के साथ छोटी यादें धुंधली हो जाती हैं या उसमें फर्क आ जाता है। इसे झूठ नहीं बल्कि इंसानी फितरत माना जाता है। ठीक है।
तो जज साहब को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इंसानी जो याददाश्त है वो एक कैमरे की तरह नहीं है कि हर बात को रिकॉर्ड करे और रटे, ठीक है। तो छोटी मोटी बातें इधर उधर हो जाती है, ठीक है, इंसानी फितरत है। रिश्तेदार गवाह का भ्रम। अक्सर आरोपी पक्ष यह तर्क देता है कि ये सभी गवाह तो मृतक के परिवार वाले हैं भाई, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। कोर्ट का रुख क्या होगा भाई इस बात पर? अब उच्चतम न्यायालय कहता है कि सिर्फ रिश्तेदार होने से कोई गवाह झूठ नहीं हो सकता, ध्यान रखना भाई, बल्कि एक पीड़ित का रिश्तेदार ही वह व्यक्ति होता है जो अपराधी को सजा दिलाने के लिए सबसे ज्यादा गंभीर होता है, ठीक है। बाकियों तो कोई मतलब ही नहीं, रिश्तेदार ही बताएगा, ठीक है। बाकी लोगों को, अब गांव है, गांव में किसी के साथ झगड़ा हो गया तो उसके घर वाले ही बताएंगे क्या घटना घटी है, गांव वाले क्यों बताएंगे? उनको पता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में पढ़ना ही नहीं। ये बात उच्चतम न्यायालय ने इस बात में कही, इस उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही थी, ठीक है, कि क्या है, अपराधी को सजा दिलाने के लिए सबसे ज्यादा गंभीर कौन होता है? वो उसका रिश्तेदार ही होता है। शर्त जज साहब को बस यह देखना है कि क्या उनकी गवाही तर्क संगत है। अगर उनके बयान के मुख्य हिस्से पर भरोसा किया जा सकता है तो उनके रिश्तेदार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें जो थी आपके सामने पेश की गई, आशा आपको समझ में आई होंगी और आपको जीवन में काम आएंगे, साक्ष्य अधिनियम में आपको इस काम आएंगे और पेपर में भी आपको इनसे देखने को मिलेंगे कि ये एक प्रश्न बन सकता है कि जज साहब का, माननीय जज साहब का क्रिमिनल मामले में साक्ष्यों को कैसे देखा जाता है, इस पर टिप्पणी लिखो। तो ये केस बन सकता है, सिविल मामले में भी बन सकता है, ठीक है। तो क्या रिश्तेदारों की गवाही मान्य है, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आशा आप सब को समझ आया होगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।